हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है, क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्लास होगा। अगर आप भी इस बार 12th में हो, 2027 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये क्लास एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस क्लास में मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो 100% फिक्स टॉपिक है। मतलब ऐसा टॉपिक है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण का रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में। ये तीनों जो है 2-2 नंबर के आते हैं और इन तीनों को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं और यही सिंगल वीडियो आपका हिंदी में 6 नंबर कंप्लीट कराएगा। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है ना, विथ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा रस, छंद, अलंकार को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है और ये क्लास देखने के बाद आपका 6 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है अब तक का। ठीक है, बाकी रस को पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का ये है, सबसे पहले हम जितने भी रस हैं उनको पढ़ने वाले हैं, फिर जितने भी छंद हैं उनको पढ़ेंगे, फिर जितने भी अलंकार हैं उनको पढ़ेंगे। मतलब पूरा टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, 2026 में भी आ चुका है और 27 में भी आएगा। ठीक है, और ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी भाई कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस प्यार बनाए रखिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। देखो, पहले रस पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे, फिर हम अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रस की बात करें ना बच्चों, तो रस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि इसका ट्रिक क्या होगा। जैसे मान लीजिए रस में हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है। ठीक है, अब इसका आपको परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको परिभाषा नहीं याद हो रहा है भाई, तो इसका ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, रस में जो ट्रिक होता है ना वो होता है बच्चों अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब जो भी रस होगा उसका अस्थाई भाव होता है। जैसे हास्य रस है तो इसका अस्थाई भाव हास है, करुण रस है तो इसका स्थायी भाव शोक है। अगर यहां पे भैया होगा वीर रस, कौन सा रस होगा, अगर मान लीजिए वीर रस है, वीर रस की अगर बात करेंगे तो वीर रस का स्थायी भाव जो है बच्चों वो होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से हम डेफिनेशन आपको बताएंगे कैसे आप परिभाषा लिखेंगे अस्थाई भाव का यूज करके। ठीक है, तो ये समझ जाओ पहले कि किस रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम बहुत आसानी से परिभाषा लिखकर उदाहरण आपको बताने वाले हैं। टेंशन मत लो, जितने भी रस हैं, छंद है, अलंकार हैं, सब हम पढ़ेंगे। और 2027 बोर्ड एग्जाम में जो हमारा टारगेट है ना, 100 में 100 का टारगेट हमेशा 100 रखो। 95, 96, 97 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो हम आपको दिलाएंगे और उसमें ये पहली सीढ़ी है जिसमें हम 6 नंबर आज कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे हास्य रस है आपका। अब हास्य रस कैसे पूछा जाता है, हास्य रस का परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो जैसे आपका बच्चों हास्य रस है तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। अब वही परिभाषा कैसे बनाएंगे, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। अब इसी ट्रिक से हम आपको परिभाषा बनाना, परिभाषा लिखना सिखाएंगे। देखो, सबसे पहली लाइन आप वही लिख दो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। मतलब पहली लाइन में हमें उस रस का स्थायी भाव ही लिख देना, जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये डेफिनेशन है आपका। फिर आपको लाइन ऐड करनी है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव
अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ठीक है, मतलब जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस कहलाता है। बस यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब अगर आपको करुण रस का लिखना है तो कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल है। पहली लाइन आपको लिखना है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, वही ट्रिक आपको अपनाना है। फिर आपको लिखना है जब शोक नामक अस्थाई भाव, मतलब हास के जगह पर शोक कर देना है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वो करुण रस कहलाता है। ठीक है, ऐसे वीर रस का भी लिख दोगे। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में परिभाषा थोड़ा अलग टाइप से दिया है। देखो, आपके बुक में जो दिया है उसको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे सेम भी लिख सकते हो या थोड़ा बहुत चेंज परिभाषा भी दिया जाता है किसी किसी बुक में, तो उसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से याद हो जाए वहां से लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट। और बाकी ऐसे लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा। एक नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाकी एक नंबर उदाहरण का मिलेगा। अब उदाहरण क्या है देखो, क्योंकि ये हास्य रस है। हास्य का मतलब जहां पे हंसी हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो हास्य रस का उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, ये जो है जब भगवान शिव भोलेनाथ की जब शादी हो रही थी ना, तब उनके वेशभूषा को देखकर वहां के जो लोग थे, ठीक है, वो देखकर थोड़ा हंसी उड़ा रहे थे। तो वही एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना है। अब मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके बुक में, मतलब एग्जाम्पल कई होते हैं, जैसे दोहा है, अब दोहे के तो कई एग्जाम्पल हैं, आपको किसी एक ही एग्जाम्पल को लिखना है ना, वैसे इसके भी और भी एग्जाम्पल हैं। अगर आप चाहे तो दूसरे एग्जाम्पल को भी यूज कर सकते हैं या सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज योर विश, कोई दिक्कत नहीं। तो परिभाषा और उदाहरण हो गया, मतलब 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमें करुण रस भी पढ़ना है, ध्यान से समझो। और जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं भैया ना, और वो चाहते हैं कि हमारी तैयारी एकदम प्रो लेवल की हो जाए, 95% प्लस का उनका सपना है, तो आप लोगों को करना क्या है, बस प्ले स्टोर से जाओ, सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का हमारे नाम है भैया सीक्रेट टॉपर। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी ऐप में जो है हमारा बैच भी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना भाई। फीस बहुत ही ज्यादा कम है, अभी स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट है ना उनके लिए फीस बहुत कम है। तो जाकर सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सब कुछ दिया जाएगा। और अगर आप कोर्स से इंटरेस्टेड हैं या आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9918332305। अगर आपको कोर्स से ज्वाइन होना है, हमारा पेड बैच लेना है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना फटाफट और हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग बात करेंगे करुण रस की। ट्रिक यहां पर भी वही रहेगा, बहुत ध्यान से समझो। ये वीडियो अगर देख लोगे भैया ना, एग्जाम तक आपका 6 नंबर कंप्लीट है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो अब आते हैं करुण रस पे। अब करुण का मतलब ही होता है थोड़ा बहुत दुख, शोक। ठीक है, तो देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। पहली लाइन में हम यही चीज लिखेंगे, अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, फिर वही चीज, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब पैटर्न सेम ही है, हमें अस्थाई भाव को चेंज करना है। जैसे करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस कहलाता है। ठीक है, बस हो गया, मतलब पैटर्न सेम ही है, ट्रिक सेम ही है, बस हमें अस्थाई भाव को चेंज कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण, अब चूंकि ये करुण रस है तो इसका उदाहरण अलग होगा। हास्य रस का हास्य रस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, जैसे देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई, एक टॉपिक के कई एग्जाम्पल होते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही लिखो। सेम याद कर लोगे तो सेम लिख दो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जो सर जी ने बताया बस वही लिख दो, वही लिख दोगे ठीक है, लेकिन आप और भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया करुण रस। ट्रिक हर जगह काम कर रहा है, बस आपको अस्थाई भाव जो है वो याद रखना है कि हास्य रस का हास है, करुण रस का
शोक है, वीर रस का उत्साह है। बस इतना याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, बाकी नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ऐप जाकर फटाफट डाउनलोड कर लेना और टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। चलो वीर रस की बात कर लें, सेम डेफिनेशन कुछ उसी पैटर्न में लिखेंगे। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। पैटर्न सेम ही है, हमने डेफिनेशन लिख दिया, कुछ है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। उदाहरण देखो, अब चूंकि वीर रस है भाई, वीरता की बात की जाएगी। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, बहुत ही वीरांगना महिला थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, तो ये भी समझ में आ गया, रस समझ में आ गया। 3 रस जो है सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हास्य रस, करुण रस और वीर रस, तीनों मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना भाई यहीं पे मिलेंगे। तो चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं छंद पे। छंद की अगर बात करें बच्चों, तो छंद में क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। इसमें जैसे चौपाई, दोहा, सोल्ठा, यही पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका परिभाषा के साथ आपको उदाहरण देना है और उदाहरण के साथ मात्राओं को गिनना भी सिखाना है कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। जैसे देखो, जैसे पहला है चौपाई, ठीक है, चौपाई। अब देखो क्या होता है, चौपाई क्या है, पहले चौपाई पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब ये ऐसा छंद है ना जिसमें सभी चरण में मात्राएं समान होती हैं। सममात्रिक का मतलब समान मात्रा, ठीक है। तो चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई 4 पैर, ठीक है, मतलब 4 चरण, पैर को चरण भी कहते हैं ना, तो चरण, तो चौपाई मतलब 4 चरण, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं इसमें होती हैं। समझ में आया, मतलब चौपाई सममात्रिक छंद है। क्यों? क्योंकि सभी चरण में मात्राएं समान होती हैं, ठीक है। फिर इसमें 4 चरण होते हैं, चौपाई होगा तो 4 चरण, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। जैसे उदाहरण देखो, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भौरुज परिवारु, ठीक है। ये आपका है उदाहरण। उदाहरण और भी है, मैं हमेशा कहता रहता हूं भाई एक टॉपिक के कई एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसा मत सोचो कि एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, इसमें मात्राएं गिनना मैं सिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज ध्यान दो, यहां पे कितने चरण है। एक चरण आपका ये हो गया, इसको बोलेंगे पहला चरण, जहां तक फुल स्टॉप है। दूसरा चरण आपका ये हो गया, फिर उसके बाद में तीसरा चरण आपका ये हो गया और चौथा चरण आपका ये हो गया, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। मतलब कितने चरण हो गए, यहां पे 4 चरण हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम आपको मात्राएं गिनना सिखा देते हैं। देखो ध्यान से, अगर मात्रा 1 होगी तो उसको भाई हम ऐसे ही लिखेंगे, सिंगल मात्रा, जैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। अगर 2 मात्रा होगी तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे, जैसे एस बनता है वैसे हम 2 मात्राओं को लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाओ। बाकी अब हम यहां पे एग्जांपल में समझते हैं। देखो, 4 चरण है, चारों में 16-16 मात्राएं होंगी। जैसे देखो, बा के ऊपर बिंदी है और बिंदी है तो इसको 2 मात्राएं लेंगे। दा भाई अकेले हैं, सिंगल है तो 1 2 1 3 1 4। गा पर छुटाऊ का मात्रा है तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। रा पर छुटाऊ का मात्रा है तो 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 हो गया, ठीक है। मतलब जिसमें मात्राएं होंगी वहां पे हम जो है 2 लेंगे। छोटी का मात्रा अगर होगा भाई तो वहां पे 1 लिया जाएगा, छुटाऊ ऊ होगा तो 1 लिया जाएगा, ठीक है। बड़ाऊ ऊ होगा 2 लिया जाएगा और बड़ी का मात्रा होगा 2 लिया जाएगा। तो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। और दूसरे चरण में देखो, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। इसमें भी 16 है क्योंकि चारों चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। आगे देखो, इसमें देखो 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। तो इसमें भी 16 मात्रा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहां पे आपने गुरु में एक ही रा में जो है एक ही मात्रा गिना है, यहां पे चारू है तो 2 मात्रा गिना। भाई यहां पे छोटाऊ उ लगा है, गुरु है, और यहां पे चारू है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा लगा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16, ठीक है। मतलब चौपाई में 4 चरण हैं, ठीक है। चारों चरण में क्या है, 16-16 मात्राएं हैं, यही होगा चौपाई, ठीक है। तो
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो तुरंत, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो ऐसे। अभी तो छंद पढ़ रहे हैं, अभी अलंकार बाकी है। देखो दोहा, दोहा क्या होता है भाई? दोहे बहुत सुने होंगे आपने, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न बुरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो दोहा क्या है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम का मतलब जैसे 4 चरण है तो आधे में समान मात्रा होगी, 2 में समान होगी और 2 में समान होगी। इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। जैसे पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। अब थोड़ा हम अपने हिसाब से चलते हैं। देखो मां पर ए का मात्रा है 2, 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13। पहले चरण में 13 हो गया क्योंकि पहले और तीसरे में 13-13। तीसरा देखो 2 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13। तो पहले तीसरे में 13-13 हो गया, दूसरे चौथे में 11-11। देखो 2 2 4, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। तो देखो यहाँ पे 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ पे छोटी का मात्रा रहेगा, छोटी ई रहेगा, तो 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। मतलब क्या है? पहले और तीसरे में 13-13 हो गया, दूसरे और चौथे में 11-11 हो गया। यही होगा दोहा, ठीक है, यही होगा दोहा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया दोहा। यहां पे छोटी ई रहेगा तो 1 मात्रा यहां पे लिया जाएगा। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब सोरठा की बात करें तो ये दोहे का उल्टा होगा, मतलब इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। देखो सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। मतलब दोहे का उल्टा होगा, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। जैसे देखो राम स्वरूप तुम्हार वैन गोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ पार नेत नेत नित निगम कह, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब इसमें देखो ये पहला है, ये तीसरा चरण है, 11-11 होनी चाहिए। देखो 2 हो जाएगा, 1 3, 1 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11 हो गया पहले में। तीसरे में 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 6 7 8, 2 10, 1 11 हो गया पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। देखो 1 2 3 4, 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11, 1 12, 1 13 हो गया। इसमें देखो 2 1 3, 2 5, 1 6, 7 8, 9 10, 11 12 13, ठीक है। तो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। ये हो जाएगा भैया सोरठा, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अब तो गिरना सीख गए होंगे मात्राएं, अब हम चलेंगे अलंकार पे। रस पढ़ लिया हमने, छंद पढ़ लिया, अब आता है भैया अलंकार। मतलब 2-2 नंबर हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि इधर से सुनो इस कान से, दूसरे से निकाल दो, ऐसे वाले टॉपिक नहीं है ये टॉपिक जो है ना ट्रेंडिंग वाले हैं, मतलब हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। क्या है ये? अलंकार पे चलते हैं। 2 नंबर का ये भी आता है। इसमें भी जो है 3-4 अलंकार जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा आते हैं, वो मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। यहां पे ऊपर हेडिंग डाल देना अनुप्रास, ठीक है। अनुप्रास अलंकार ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। फिर एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे यमक को, फिर रूपक को, फिर उपमा को, ठीक है। यानी कि 4 अलंकार पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार मतलब आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे अलंकार क्या है। तो देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की, समान वर्ण कर देना यहां पे, समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। मतलब यहां पे अगर देखोगे तो चा वर्ड कई बार आया है, तो यही होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे स्पष्टीकरण एक छोटा सा लिख दो, स्पष्टीकरण का मतलब स्पष्ट कर दो कि यहां पे अनुप्रास अलंकार है। देखो इन पंक्तियों में चा वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, मतलब चा वर्ण की बार बार आवृत्ति
हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगला अलंकार देखो, यमक अलंकार। मतलब यमक अलंकार क्या होता है इसको समझो। यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का मतलब होता है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, जैसे दो इकट्ठे हों। देखो, वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों, ऐसे अलंकार को बोलते हैं हम लोग यमक अलंकार। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब यहां पे घटा शब्द दो बार आया। देखो, ये घटा, ये घटा, लेकिन एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे स्पष्टीकरण देख लो, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले घटा का मतलब बादल, काली घटा मतलब काला बादल। ठीक है, घमंड घटा, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। तो यहां पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, उसके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो यहां पे हो जाएगा यमक अलंकार। पहले घटा का मतलब बादल, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी है भाई। यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण मैंने बता दिया, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, चलो एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। रूपक अलंकार क्या होता है भैया? रूपक अलंकार क्या होता है? देखो, वो अलंकार बहुत ज्यादा पूछा जाता है जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाएगा, वहां पे होगा रूपक अलंकार। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी उपमेय क्या है और उपमान क्या है? देखो, उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। जैसे उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब श्री कृष्ण जी के, हरि जी के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। अब जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? चरण की, तो चरण हो जाएगा उपमेय। जिससे की जाए, कमल से की जा रही है, ये उपमान होगा। बस हो गया, स्पष्टीकरण लिख दो, उपमेय है चरण, उपमान है कमल। तो समझ में आया रूपक अलंकार क्या है? वो अलंकार जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उदाहरण जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। स्पष्टीकरण मैंने कर दिया भाई, उपमेय है चरण, उपमान है कमल। अगला देख लो, लास्ट वाला, वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? ध्यान से समझो, ये सब जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्पेशल वाले हैं ना, वो मैं बता रहा हूं। देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लो, हरिपद कोमल कमल से। मतलब हरि जी के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदाहरण हमारा उपमा का। जैसे देखो, स्पष्टीकरण कर दो, हरि जी के पैर जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो किसके मतलब क्या उपमेय क्या होगा यहाँ पे? जिसकी तुलना की जाए, मतलब हरिपद की तुलना की जाए, किससे? उपमान क्या होगा? कमल होगा। ठीक है, तो उपमेय लिख दो हरिपद, उपमान हो जाएगा कमल, साधारण धर्म हो जाएगा कोमल। मतलब विशेषता क्या है? कोमल है। ठीक है, तो कोमल लिख दिया, वाचक शब्द हो जाएगा से। बस हो गया। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, स्पष्टीकरण मैंने कर दिया, उपमान होगा हरिपद, उपमेय होगा, उपमान होगा कमल, साधारण धर्म होगा कोमल, वाचक शब्द होगा से। बस हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो रस छंद अलंकार है बच्चों ना, वो फाइनल होता है। मतलब दो नंबर, दो इसके, दो इसके और दो इसके, 6 नंबर कंप्लीट होते हैं। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सब मैंने इस वीडियो में पढ़ा दिया, वो भी विथ ट्रिक आपका 6 नंबर कंप्लीट करा दिया। हर साल एग्जाम में आते हैं, 2027 में भी आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड बोलता है। कोई भी टीचर हिंदी पढ़ाएगा ना, वो कहेगा भाई रस छंद अलंकार जरूर पढ़ लेना। बाकी मैंने 6 नंबर तो कंप्लीट करा दिया, लेकिन अगर ऐसे ही आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना है ना, चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना। प्ले स्टोर से सीक्रेट टॉपर ऐप डाउनलोड कर लेना। बाकी अब चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।